हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 8 कल का लेक्चर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 7 था कल का लेक्चर, जो 6 लिखा चुकी थी वो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। लेक्चर 7 थी वो, और लेक्चर 8 आज पढ़ रहे हैं यूनिट 2। चलिए आज का टॉपिक है LVDT। जो बताए थे आज बताएंगे इसे अच्छे से। LVDT देखिए, LVDT क्या है, फुल फॉर्म पहले से देख लीजिए कि लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आप लोग देखिए ट्रांसफार्मर तो पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में भी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बेस पे ही थोड़ा स्ट्रक्चर इसका मिलता जुलता है। और देखिए लीनियर, अब किसको क्या करेगा कि देखिए लीनियर वेरिएबल, लीनियर मोशन पहली बार देखिए इस तरह का यहाँ डायग्राम में देखिए शो कर रहे हैं, तो लीनियर मोशन इस तरह का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के द्वारा। ठीक है ना। अब ट्रांसफार्मर का काम रहता है जैसे वोल्टेज जनरेट करना, EMF। ठीक है, तो वो कितना EMF जनरेट हो रहा है LVDT के द्वारा मालूम चलता है हम लोगों को। चलिए इसका पूरा कहानी अब जानेंगे धीरे धीरे, 1 बाय 1 स्टेप करके। देखिए और इसमें क्या लिखा हुआ, इट इज ए पैसिव टाइप ट्रांसड्यूसर। देखिए या एक तरह से पैसिव टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है। पैसिव टाइप देखिए ट्रांसड्यूसर दो तरह का होता है, एक्टिव पैसिव। शॉर्टकट में बता रहे आप लोगों को, ट्रांसड्यूसर तो पढ़ना नहीं है, फिर ही बता देते हैं। पैसिव टाइप का मीन्स ये होता है एक्सटर्नल पावर का रिक्वायरमेंट, ऐसा डिवाइस जिसको एक्सटर्नल पावर का ज़रूरत पड़े। जैसे मतलब एक्सटर्नल पावर का मतलब यहाँ पर हम AC सप्लाई देंगे या DC जो भी है, AC सप्लाई देंगे तभी ये डिवाइस स्टार्ट होगा चलना, अदरवाइज नहीं। जैसे जनरेटर हो गया, एक्सटर्नल पावर दिए। अब एक होता है एक्टिव टाइप, तो एक्टिव मतलब सेल्फ, जैसे कि सोलर प्लेट, सोलर लाइट, ये हो गया। आप समझ गए होंगे आप लोग। पैसिव टाइप एक मीनिंग में, एक लाइन में कि एक्सटर्नल पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो होता है पैसिव टाइप। यूज टू ट्रांसलेट लीनियर मोशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसलेट करेगा, वो होता है LVDT का फंक्शन। देखिए यहाँ पर कहीं कहीं फुल फॉर्म लिखा रहेगा, ट्रांसफार्मर भी लास्ट में, कभी कभी ट्रांसड्यूसर भी, दोनों सही रहेगा। तो कभी फुल फॉर्म का आ गया और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में, तो दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों देगा नहीं। तो अगर ट्रांसफार्मर लिखा रहे तो भी सही है, ट्रांसड्यूसर लास्ट में लिखा रहे तो भी सही है। बाकी ये तो तीनों सही रहता है, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ज़्यादातर 95% ट्रांसफार्मर सही रहता है, इसलिए हमने भी ट्रांसफार्मर वाला फुल फॉर्म बताया है, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफार्मर। चलिए अब इसका देखिए कंस्ट्रक्शन, ये फिगर, ये देखिए, ये इसके अंदर क्या किया हम लोग, 2 तरह का वाइंडिंग किया हुआ। पहला बात ये देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग इसे कहते हैं। देखिए जो ऊपर अगर प्राइमरी वाइंडिंग है तो नीचे वही सेम लगा हुआ रहेगा। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग लिखे हुए हैं नीचे फिगर में, नाम भी, और दोनों तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग है। उसी तरह नीचे भी उसी तरह यहाँ भी कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी वाइंडिंग। S1 नाम दे दिएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग है S2। ठीक, अब यहाँ सेंटर में बीच में यहाँ जो है, इसके बीच में क्या लगा रहता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि मूवेबल रहता है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट। ठीक है, आयरन कोर है, और इसके साथ एक आर्म अटैच कर दिया था। आर्म जहाँ से जिस डिवाइस का भी पता लगाना है डिस्प्लेसमेंट, उसके थ्रू वहाँ से आर्म अटैच कर दिया जाता है यहाँ आयरन कोर में। ठीक है, सिर्फ मदद करता है आगे पीछे होने में आर्म भी, और कुछ नहीं। और इसका देखिए एक और डायग्राम है, सर्किट डायग्राम जिसे बोलते हैं। देखिए सेम वही चीज़ है, ये आर्म है, ये कोर है, इसके ऊपर देखिए प्राइमरी वाइंडिंग है, और AC एक्साइटेशन का मतलब है एक्सटर्नल पावर हम सप्लाई करेंगे मतलब। और देखिए दूसरा चीज़, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता था कि प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग वोल्ट सप्लाई करते थे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे, तो सेकेंडरी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता था, और सेकेंडरी वाइंडिंग में वो EMF जनरेट जाकर होता था। तो उसी वही फंक्शन यहाँ पर भी काम करेगा, इसलिए नाम पड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर भी लास्ट में। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग पावर सप्लाई करते हैं, तो ये देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग 1 2 जो था, वहाँ भी EMF जनरेट होगा। अब कैसे क्या क्या होगा, अभी कहानी इसका स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। फिलहाल अभी समझ लीजिए कि प्राइमरी वाइंडिंग में पावर सप्लाई की AC सप्लाई, तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी पावर सप्लाई EMF जनरेट करेगा। ठीक है, अब देखिए इसका 3 कंडीशन है। थ्योरी कैसे लिखना, क्या करना है, अभी 1 बाई थ्योरी से और क्लियर हो जाएगा इसका वर्किंग। चलिए लेट्स स्टडी द वर्किंग ऑफ LVDT बाय स्प्लिटिंग द केसेस इनटू 3 बेस्ड ऑन द आयरन कोर पोजीशन इनसाइड द इंसुलेटेड फॉर्मर। कहने का मतलब है, चलिए इसका
वर्किंग समझते हैं एलवीडीटी का, जो कि 3 भागों में विभाजित है। और 3 भाग में कैसे बटा हुआ है, क्योंकि आयरन कोर का पोजीशन जो कि इंसुलेटेड है अंदर में, वो 3 पोजीशन होगा उसका। अब 3 पोजीशन क्या क्या होगा आयरन कोर का, वो बता रहे हैं। इंसुलेटेड मतलब कि इस तरह का इंसुलेटेड है, इसी के अंदर है ना आयरन कोर, इस तरह का पूरा पैकिंग है रहता है। चलिए सबसे पहले कि इसमें कोई फोर्स हम नहीं लगाएं, आर्म में कोई फोर्स हम नहीं लगाएंगे, नो एक्सटर्नल पावर, ठीक है। बट एसी सप्लाई देंगे हम लोग, यहाँ सर्किट डायग्राम ये है, एसी सप्लाई देंगे बट यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगाए। तो जब कोई फोर्स लगाए नहीं तो क्या हुआ, आयरन कोर कहीं मूव करेगा नहीं करेगा, और नहीं करने का मतलब ये सेंटर में रहेगा यहीं पर, ठीक है। जब यहीं पर रहा तो ये तो प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, जिसके कारण क्या होता है, ये ईएमएफ यहाँ भी जनरेट करेगा और यहाँ भी जनरेट करेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग का 1 और 2 दोनों वाइंडिंग में जनरेट करेगा, और दोनों इक्वली फिर जनरेट करेगा, क्योंकि आयरन कोर ना आगे गया ना पीछे गया, ना लेफ्ट ना राइट, कहीं नहीं गया, ठीक है। राइट लेफ्ट कहीं नहीं गया है, जिसके कारण ईएमएफ जो जनरेट होगा दोनों में इक्वली जनरेट होगा। तो देखिए पहला लाइन ये लिखना है केस 1 करके, इफ़ द कोर रिमाइंस इन नल पोजीशन। नल पोजीशन का मतलब होता है कोर सेंटर में है, ना आगे हुआ ना पीछे हुआ, कहीं भी नहीं, राइट लेफ्ट कहीं मूव नहीं किया, ये मतलब है। तो नल पोजीशन इट सेल्फ विदाउट प्रोवाइडिंग एनी मूवमेंट, कोई मतलब इसको मूवमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया तो ये नल पोजीशन में है। देन द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इक्वल, अभी समझा है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, इक्वल वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, जिसका मतलब है नेट आउटपुट इक्वल टू 0, मतलब ES1 मान ली 5 वोल्ट, पहला इसका नाम दे दीजिए, देखिए यहाँ पर ES1 है, ठीक ना। मान लीजिए ये जो ये कोर था ES1 है, तो ES1 हुआ 5 वोल्ट, तो बोले ES2 भी क्या होगा 5 वोल्ट, इक्वली जनरेट होगा ना, ठीक है। तो दोनों घटा दीजिए, क्या होगा डिफरेंस 0, ये मीनिंग है। तो इसी बोला नेट आउटपुट क्या निकलेगा इक्वल टू 0। तो देखिए थ्योरी में नेट आउटपुट इज इक्वल टू 0, रटना नहीं है, एकदम समझना इजली है। देखिए दैट इज ES1 माइनस ES2, चाहे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ES1 माइनस ES2 बराबर 0, इक्वल टू 0। क्लियर है। पहला केस पहले क्लियर है कि नहीं, कि आपको ये बताना है कि नल पोजीशन में आयरन कोर रहेगा क्योंकि उसमें कोई मोशन प्रोवाइड नहीं किया गया, और वोल्टेज जो फिर जनरेट होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का दोनों वायर में वो इक्वली जनरेट होगा, जिसके कारण नेट आउटपुट क्या मिलेगा हमारा 0 मिलेगा। चलिए अब केस 2 में आते हैं। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इफ द आयरन स्टील कोर्स टेंड्स टू मूव इन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, तो क्या हुआ, आयरन कोर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लाइट डायरेक्शन में मूव कर गया, इस डायरेक्शन में इधर आ गया, लेफ्ट साइड तो इधर ही है, ठीक ना। आयरन कोर जब इधर आएगा, ठीक है, तो EMF बताना है, ये बताता है जैसे देखिए कि अगर आयरन कोर इधर आया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, तो आयरन कोर जो है यहाँ से पोजीशन से यहाँ आ गया थोड़ा, और इधर इसका आर्म हो गया इधर, ये तो EMF सबसे ज़्यादा कहाँ जनरेट करेगा, जो प्राइमरी वाइंडिंग सबसे ज़्यादा आएगा फिर, तो ES1 तरफ बताना है आपको, जिधर जाएगा उधर का, तो ES1 तरफ ज़्यादा आया, ग्रेटर, यहाँ पर ज़्यादा EMF जनरेट हुआ। मान लीजिए अब यहाँ पर हो गया 8 वोल्ट, ठीक है, और ES2 में कितना होगा कम कंपेयर टू ES1, मान लीजिए अब यहाँ पर हुआ 3 वोल्ट, तो कहने मतलब है ES1 में ग्रेटर वोल्ट इंड्यूस्ड होगा और ES2 में कम। वही चीज़ थ्योरी में लिखना है कि जब लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव किया तो EMF वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, जो सेकेंडरी कॉइल में मतलब ES2 ग्रेटर व्हेन कंपेयर टू EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल 2, यहाँ 1 होगा, सॉरी इधर 1 था ना डायग्राम में, हाँ 1 था वो जो 8 वोल्ट लिए, ठीक ना। चाहे तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस चीज़ को। सेकेंडरी कॉइल यहाँ किसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल का मतलब है यहाँ पर ES ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिएगा ES1, ओके। सेकेंडरी कॉइल लिखकर ब्रैकेट में ES1 में ग्रेटर होगा कंपेयर टू EMF
इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल 2, मतलब यहाँ पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, यहाँ का ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ES2। अब क्लियर है? तो नेट आउटपुट क्या मिलेगा हमारा? फिर नेट आउटपुट जो मिलेगा लिखिएगा, देयरफॉर नेट आउटपुट विल बी, पहला में घटाएंगे 8 वोल्ट से 3 वोल्ट, ES1 माइनस ES2। बाकी वैल्यू जो मिलेगी, एग्जाम्पल बता रहा था आपको 8 वोल्ट 3 वोल्ट, आपको वो नहीं लिखना, आपको यहाँ लिखना ES1 माइनस ES2, यही केस 2 था। क्लियर है? अब केस 3 आते, केस 3 में वेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एंड स्टील कोर मूव अवर राइट हैंड साइड में डायरेक्शन मूव करेगा। तो सिंपली है, अब जो राइट हैंड साइड में अगर ये मूव करेगा तो EMF किधर ज़्यादा जनरेट होगा? क्योंकि आयरन कोर, देखिए आयरन कोर कहाँ गया है? इधर की ओर आया, राइट हैंड साइड। तो EMF ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होगा? ES2 में। ठीक है, इस बार ES2 में होगा। क्लियर है? कंपेयर टू ES1। तो वही चीज़ देखिए लिखा हुआ रहेगा, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल 2। यहाँ पर फिर से आप लिख लीजिए, सेकेंडरी कॉइल 2 किसको बोल रहे हैं हम लोग? ES2 को। इस ग्रेटर बोले तो ग्रेटर होगा व्हेन कंपेयर टू EMF वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल 1। और सेकेंडरी कॉइल किसको बोल रहे हैं? ES1 को। यहाँ भी ब्रैकेट में सब लिखते चल रहिएगा। तो नेट आउटपुट क्या और मिलेगा? ES2 माइनस ES1। वही चीज़ देखिए, नेट आउटपुट वोल्टेज ES2 माइनस ES1। बस सिंपली है, इजी तरीके से आप लोग को तोड़ के बताया एकदम, और थ्योरी भी एकदम इजी तरीके से लिखा हुआ है कि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए केस, तीनों केस लिखना है वर्किंग में, दोनों डायग्राम बनाना है। वो कंस्ट्रक्शन का भाग था, ये आपको सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम बनाना है आपको, ये भी और ये वर्किंग, तीनों लिखना है। और साथ साथ एडवांटेजेस हैं वो लिख लीजिएगा, और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, चलिए आज ये टॉपिक यहीं तक रहने दीजिए, आगे कल फिर बताएंगे। थैंक यू।